सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष कक्षा 5 पाठ 4 विषय हिंदी। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 का नाम है हमारे प्रथम राष्ट्रपति का बचपन उन्हीं की जुबानी। आप जानते हैं बच्चों बहुत अच्छी तरह से कि हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ तब डॉक्टर प्रसाद को इस पद से सम्मानित किया गया था, मतलब उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। आज़ादी के बाद बनी पहली सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कृषि विभाग का काम सौंपा गया था। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए या संविधान बनाने के लिए उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पाठ के अंदर जो बताया गया है उसके अंदर स्वतंत्रता से पहले भारत में शिक्षा की व्यवस्था आज जैसी नहीं थी। जैसे आज हर शहर के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं, ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी। अतः समझदार और जो समर्थ लोग हुआ करते थे वो अपने घरों में शिक्षक बुलाकर बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध किया करते थे। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही व्यवस्था हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए की थी। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाँचवें या छठे बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था, मतलब अक्षरों का आरंभ मतलब अध्ययन की शुरुआत। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ मौलवी साहब आए, मिठाई बांटी गई। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए, एक मैं और दूसरे 2, जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई थे। चचेरे भाई मतलब सौतेले भाई या अपने बड़े पापा के लड़के। यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चचा जो मेरे भी चचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। वे मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए विचित्र स्वभाव के थे। विचित्र मतलब अजीब। उनका बहुत सी बातों पर दावा था। बलदेव चचा के पृष्ठ क्रमांक 2, बलदेव चचा के मजाक के लिए वे एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। चचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वे चाहे कोई भी काम क्यों न हो जानते या कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं, लेकिन जब बलदेव चचा के साथ शतरंज खेलते तो कभी न जीत पाते। मौलवी साहब हमेशा हार जाया करते थे। हम बच्चे इन मजाकों को कौतूहल से सुनते। कौतूहल मतलब बड़ा ध्यान देकर उत्साह से सुनना। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे स्वयं गुलेल चलाना खूब जानते हैं। बलदेव चचा सब समझ गए। मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। गुलेल और गोली उनके सुपुर्द करके कहा, सुपुर्द मतलब उनके हवाले या उनके हाथ में देकर के कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने गुलेल को खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर खून टपकने लगा। तर मतलब लगातार, और चोट के डर से वे सहम कर बैठ गए। सहम कर मतलब डर कर। गोली बंदर के बजाय वे खुद को मार बैठे थे। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में सामने से एक सांड आ गया। सबने कहा कि यह सांड लोगों को मारता है। अगला पृष्ठ 3 पेज नंबर 23। सबने कहा कि यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे। वे बेखौफ आगे बढ़े। बेखौफ मतलब बिना डरे। बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका।
एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वे नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपने शान के खिलाफ समझते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। आपको चित्र के अंदर एक वृक्ष की टहनी पर एक गिद्ध बैठा हुआ दिख रहा होगा। वह काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी वह पुराने किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर जो ही घोड़ा दबाया, घोड़ा यानी बंदूक का बटन, जो ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। फारसी एक भाषा है जो उर्दू से मिलती जुलती है। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग सुबह सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। कोठरी मतलब एक छोटा कमरा। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। तख्तपोश मतलब एक लकड़ी का बना हुआ बड़ा टेबल हुआ करता था, मजबूत टेबल, जिसके ऊपर बैठकर पढ़ा जाता था। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता। अगला और आखिरी पृष्ठ क्रमांक 24। जो जितना याद कर लेता उसको उतना ही जल्द नया सबक पढ़ा दिया जाता था। नया सबक मतलब नया पाठ। तब तक सूर्योदय हो जाता है। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंच जाते। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते। हुक्म मतलब आदेश। मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती। तख्ती मतलब पट्टी हुआ करती थी पहले पत्थरों की, जिसके ऊपर चौक से लिखा जाता था। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। तख्तपोश मतलब वही लकड़ी का बना हुआ बड़ा पलंग जैसा, उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। चारपाई मतलब खाट। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। संध्या को जल्दी नींद आ जाती। संध्या मतलब शाम। शाम को जल्द नींद आ जाती। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते न देख ले, नहीं तो मार पड़ती। जल्द छुट्टी के 2 उपाय थे। खेलकूद में यमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छिपाकर उस दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्द बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला, और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ, मतलब फारसी या उर्दू भाषा का ज्ञान हुआ, उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा। छपरा मतलब बिहार का एक बहुत बड़ा शहर है छपरा। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। यह पाठ हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा से लिया गया है। पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न आपको PDF में मिल जाएंगे।